ओके, सो रेडी फॉर द रिवीजन सब लोग। नाउ हम ये रिवीजन का लेक्चर है, तुम्हारे सामने ये क्वेश्चंस है, करीबन 5 क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर है बट 4-4 मार्क के लिए शॉर्ट नोट, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हाँ ये हेनरी फेयोल का आने का चांस सबसे ज़्यादा है। सो अभी एक बार रिवाइज करते हैं। याद रखो इसका टेस्ट थर्सडे को है। आज तुम्हारा पूरा लिख के हो जाना चाहिए ताकि कल थियरी का ओरली रिवाइज कर सको और परसों तुम टेस्ट दोगे, ठीक है। तो आज रिवीजन और ऑब्जेक्टिव्स हम लेने वाले हैं। दोनों के वीडियोस अलग होंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो बाल भारती की बुक से होंगे। ओके, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तुम कोई भी आंसर लिखोगे जब भी एग्जाम में पूछेंगे शॉर्ट नोट किसी भी प्रकार से मतलब या तो नेचर ऑफ मैनेज, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, या नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, या हेनरी फेयोल, या फ्रेडरिक, या टेक्निक्स। तुम क्या करोगे, हर जगह पे ए बी सब जगह सेम रखना। कैसा ए बी? ए क्या है? मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, वो तो तुम बोल सकते हो। प्रिंसिपल क्या है? जनरलाइजेशन, एक फंडामेंटल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ बोलना, ठीक है। फिर प्रिंसिपल तुमको गाइड करता है टू थॉट एंड एक्शन। ये तुम हर जगह पे ए पॉइंट, जो जितने चैप्टर में शॉर्ट नोट है सबका नाम प्रिंसिपल से, या तो है फेयोल प्रिंसिपल या टेलर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तुम कॉमन ये लिख सकते हो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी तुम कॉमन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ है। दे प्रोवाइड गाइड फॉर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। 10 मैनेजरल प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर में गाइड करता है। ये तुम्हारा, जैसे मैंने बताया, सिंपल सा मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल में 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, कितना बढ़िया आंसर हो जाता है। सिंपल सा है। अपना हाईएस्ट आई थिंक 95 96 का है। हाईएस्ट क्यों है? सिंपल सा, ए बी फॉर्म में लिखा आंसर, सी फॉर्म में इंट्रोडक्शन टू फेयोल, तुम इंट्रोडक्शन टू टेलर दे देना चाहिए। तो हेनरी फेयोल को फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जो फ्रेंच में थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल है, 1916 में फ्रेंच में लिखा। आगे चलकर 1949 में ये इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ। सो तुमको पूछा हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स, वो 14 प्रिंसिपल में से 5 भी पूछा तो तुम्हारा ए बी सी डी, वो प्रिंसिपल का आंसर ई में होगा कि ए बी सी डी हर जगह पे लिखोगे। बाकी क्वेश्चन में ए बी सब जगह सेम रहेगा। सी कैन बी फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या जैसा, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सो ए बी हर जगह पे सेम रहेगा तुम्हारा कल जब आंसर अटेम्प्ट करोगे। ये डी तुमको रट्टा मारना है। मैं रट्टा मारने के लिए पूरा नहीं बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा से दो, बाकी तुमको पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। इससे तुमको मार्क्स बढ़िया मिलेगा क्योंकि तुम ए बी यहाँ पे तुम ये ड्रॉ नहीं करोगे परीक्षा में। अपन कोई एम एफ हुसैन नहीं है, पेंटर नहीं है, ठीक है। 1 2 लिखना, अंदर ए बी मत लिखना, कंफ्यूजन होगा तुम्हारे कोई भी आंसर में। याद रखो ये ओसी का फर्स्ट रिवीजन है, तुम कहीं पे भी अंदर ए बी सी डी नहीं लिखोगे या रोमन 1 2 3 ऐसा 1 2 लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, और उसको काला काला भी नहीं करोगे, नॉर्मल 1 2 लिखोगे। एक ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। डेफिनेशन तुम्हारा रट्टे मारा होना चाहिए। अब मुझे बताओ फेयोल के 14 प्रिंसिपल कौन से हैं? किसी को याद है? कोई बोल सकता है फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स? कोई बोल सकता है फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स? किसी को याद है? याद नहीं सर है? मैं ट्राई करूं? हाँ बोल। ऑर्डर। नहीं, सीक्वेंस में तुझे पॉइंट चेंज नहीं करना है, पॉइंट चेंज नहीं करना है क्योंकि यही इसमें सब जगह दिया हुआ है। मैंने तुमको क्या बताया था? डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम का बंटवारा, ठीक है। ये बाद में आएगा इसका नंबर। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम का बंटवारा, स्पेशलिस्ट लोग को काम पे लगाओ। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रिंसिपल का ऑथोरिटी है टीचर पे, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। सो ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, दोनों साथ में होने चाहिए। डिसिप्लिन मतलब रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड मींस यू मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस, मल्टीपल बॉस नहीं होने चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तुम 10 प्लान करो बट इंप्लीमेंट एक करो। याद आ रहा है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, की कंपनी का गोल, जैसे तुम्हारा फैमिली का ऑब्जेक्टिव और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव साथ में होना चाहिए।
अलग अलग रहा तो फैमिली को डिस्टर्ब होता है। उसी प्रकार से कंपनी के गोल और एम्प्लॉय के गोल एक ही दिशा में चलने चाहिए। यदि नहीं हुआ तो केयर लेना चाहिए कि गोल दोनों को एक साथ जोड़ा जा सके। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल ज्यादा दोगे तो एम्प्लॉय कंपनी घाटे में जाएगी, कम दोगे तो एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करेगा या उसका फैमिली नहीं चलेगा। रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए? बराबर ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्किल के हिसाब से। सेंट्रलाइजेशन डिसीजन टॉप में लिया जाए, बाकी लोग को फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन टॉप मिडिल लोअर सब लेंगे। क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन बड़े डिसीजन टॉप में, मीडियम लेवल के डिसीजन टॉप मिडिल लोअर सब ले। स्केलर चेन मैंने बताया था, हायरार्की है जहाँ पे टॉप टू मिडिल लेवल है। ई को ओ से बात करना है तो डी से परमिशन की जरूरत नहीं है, ओ को एन से परमिशन की जरूरत नहीं है। एक गैंग प्लैंक ड्रॉ कर दिया जिसमें ई ओ से बात कर सकता है, दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। टॉप टू लोअर लेवल की बात हो रही है। ऑर्डर हर चीज सही जगह पे होनी चाहिए और सही जगह हर चीज के लिए होनी चाहिए। इक्विटी, सबको समान ट्रीट करो, सबका नौकरी का स्टेबिलिटी दो, हकालो मत, नहीं तो फिर क्या होगा, बाकी लोग में असंतुष्टता फैलेगा और काम का क्वालिटी गिरेगा। इनिशिएटिव, फैसला लेने का अधिकार दो, गलती हुआ तो सुधारने का मौका मिलेगा। और एस्पिरिट डी कॉप्स मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में शांति रहना चाहिए। करेक्ट। नाउ प्रिंसिपल ऑफ फेयल के स्टोरी मैंने बताया था। एक प्रिंसिपल और बीवाईके कॉलेज में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के दो कैबिन है, ठीक है ना, दो कैबिन है, दोनों ने वर्क डिवाइड किया है। मैंने बताया था प्रिंसिपल 11-12 देखता है, वाइस प्रिंसिपल बीबीए देखता है। ऑथोरिटी प्रिंसिपल के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस प्रिंसिपल के पास है। दोनों दोनों कैबिन के बीच में कांच है, कांच में डिसिप्लिन वर्ड चिपकाया गया है। एक बोलते ना, एक टीचर आती है प्रिंसिपल के कैबिन में और बोलती है सर आज का क्या कमांड है, पर वो टीचर बीबीए की होती है। तो प्रिंसिपल बोलता है मेरे पास नहीं, डायरेक्शन देता है वाइस प्रिंसिपल के कैबिन की तरफ, उसके पास जाओ वो बताएंगे, ठीक है। फिर वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल की सेक्रेटरी जूनियर सबॉर्डिनेट वो आती है और बोलती है कि सर मेरा रेमुनरेशन हो सकता है क्या आज? प्रिंसिपल बोलते ठीक है, सेंट्रल बैंक का चेक देते हैं उनको उसको और बोलते हैं कि ये चेक तेरा। वो बोलती है कि सर अर्जेंट है क्या, मैं आज चेक जमा करने जाऊँ? तो प्रिंसिपल बोलते ठीक है जा, लेकिन दरवाजे में चेन लगा के जा। वो चली जाती है। फिर प्रिंसिपल एक ऑर्डर निकालते हैं कि हर एक एम्प्लॉय ने, हर एक स्टूडेंट ने एक एक शेयर खरीदना है, एक एक इक्विटी शेयर खरीदना है, ठीक है। इतने में वाइस प्रिंसिपल का पूरा यहाँ पे टाइम फ्रेम खत्म होता है बीवाईके कॉलेज में काम करने का। अब उनको केटीसीएम में प्रिंसिपल का जॉब मिल चुका है। फिर वो आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं केटीसीएम में अप्लाई करने के लिए, उनको जॉब मिल जाता है। अभी बीवाईके में रिटायर हो जाते हैं। फिर जाते समय प्रिंसिपल के कैबिन में आते हैं और बोलते हैं आपने बहुत कोऑपरेट किया, मेरी तरफ से आपको एस्पिरिट की घड़ी। क्या सबको समझ में आया ये, यस और नो? समझ में आया, यस और नो? चलो सब लोग लिख के निकालो पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स याद है मुझे बताओ? सब लोग पॉइंट्स लिख के निकालो फटाफट। एक काम करो, रिवीजन लेक्चर है, तुम फटाफट बोलते ना, सिर्फ पॉइंट मन में रिवाइज करो। लिखने के लिए जब सिखाया था तभी बोला था, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें कौन से सेम फेयल का लॉजिक लगाओ। क्या फेयल का लॉजिक यूनिवर्सली लागू होता है? द आंसर इज यस। क्या प्रिंसिपल में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए? मैंने बताया था कुछ जगह पे सेंट्रलाइजेशन, कुछ जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जनरल स्टेटमेंट है कि यूनिटी ऑफ कमांड, अगेन जैसे मैंने बताया फाइनल स्टेटमेंट नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। और इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, जैसे पगार, रेमुनरेशन, कम दिया तो एम्प्लॉय नाराज, ज्यादा दिया तो कंपनी घाटे में लेकिन एम्प्लॉय खुश, सो असर करेगा ह्यूमन बिहेवियर को प्रिंसिपल। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, सबको समान और रिस्पेक्ट से ट्रीट किया तो कोई नौकरी छोड़ेगा नहीं। इक्वल इंपॉर्टेंस है, कोई भी प्रिंसिपल ज्यादा या कम इंपॉर्टेंट नहीं। डिसीजन लेने में मदद मिलती है जैसे कि इनिशिएटिव। और रिलेटिव है, सब कनेक्टेड एक दूसरे से, ठीक है। इसका सूर्य हमने बनाया था, सूरज, यूनिवर्स में सन का एप्लीकेशन चलता है, पर सन फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि सन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही रोशनी नहीं देता, जनरल सब लोग के लिए देता है। और गर्मी में ह्यूमन का बिहेवियर असर करता है, लोग छाव ढूंढते हैं। और सवेरे
जब उगने का कॉज होता है तो अंधेरा चला, इफेक्ट होता है, अंधेरा चला जाता है, ठीक है। फिर दोपहर को सूरज का इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं रहता, सवेरे से ज्यादा धूप रहती है, करेक्ट। ओके, सवेरे उगने का कॉज होता है इफेक्ट अंधेरे का, दोपहर को सूरज का इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं रहता क्योंकि सवेरे से ज्यादा धूप रहती है दोपहर को। फिर डिसीजन मेकिंग देर शाम को ढलने का डिसीजन लेता है सूरज, ठीक है। जैसे ढलने का सूरज डिसीजन लेता है, सूरज का रिलेटिव चांद आ जाता है, सूरज ढल जाता है, चांद आ जाता है, करेक्ट। ये स्टोरी भी बताया हुआ है एक्सप्लेनेशन के टाइम में। तुम्हारे पास बुक्स होंगे तो वहां पे सन लिख देने का, जहां पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक नोट्स है क्लास के, ताकि तुमको याद रह सके। हम आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है? बोलो। यस सर। कोई कुछ फीडबैक देना चाहता है? सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मतलब इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। पहला क्या है? यू प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। मतलब सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स, जैसे इनिशिएटिव का पॉइंट है, मैनेजर्स को इनिशिएटिव लेने में मदद मिलती है। हेल्पफुल एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, तुम 10 प्लान बनाए बट इंप्लीमेंट एक कर रहे हो तो रिसोर्सेज बचते हैं। साइंटिफिक डिसीजंस, मैंने बताया इनिशिएटिव जब लेते हो तो गलत डिसीजन ले सकते हो जिससे सीखने को मिलता है, करेक्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एस्पिरिट डी कॉप जो आखिरी पॉइंट है, जिसमें तुम सबको जवाबदारी से सबको सम्मान पूर्वक ट्रीट करते हो, और इक्विटी भी पॉइंट है कि भेदभाव नहीं है। एस्पिरिट डी कॉप्स में शांति पीसफुल माहौल है। इक्विटी मतलब सबको सम्मान ट्रीट करते हो। एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में तुमको अलग अलग प्लान्स बनाने हैं तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाएगा। हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कोऑर्डिनेट और कंट्रोल होगा। डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जैसे मैंने बताया कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, तुम 10 प्लान बनाओ पर ऑब्जेक्टिव एक होगा, 10 प्लान में से इंप्लीमेंट एक को करोगे, है ना। सो ये तुम्हारा सिग्निफिकेंट था। इसमें घंटा गाड़ी का एग्जांपल दिया था। क्या था? घंटा गाड़ी डोर टू डोर प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही वो साइट में आ गए, घर के मैनेजर हाउसवाइफ कचरा लेकर बाहर आती है, ऐसा सोचो घंटा गाड़ी आई, अपने घर की जो मैनेजर है तुम्हारी माता जी, वो कचरे का डब्बा लेकर बाहर आती है, ठीक है, घंटा गाड़ी वाले को देने के लिए कचरा। फिर गाड़ी हेल्प मतलब हेल्पफुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में गाड़ी हेल्पफुल है कचरा का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने के लिए। मतलब गाड़ी वाले ऐसा सोचो, गाड़ी के अंदर तुम ग्लास का अलग, पेपर का अलग, वुड का अलग, गीला कचरा, सूखा कचरा, है ना, ऐसा अलग करते हैं, ऐसा सोचो। लेकिन जो तुमको कहा जाता है हाउसवाइफ को, म्यूनसिपैलिटी के लोग, कि गीला और सूखा कचरा अलग करो, तो हाउसवाइफ डिसीजन लेती है कि नीला प्लास्टिक में, ऐसा सोचो तुम्हारे पास दो प्लास्टिक है, नीला प्लास्टिक में गीला कचरा, ग्रीन प्लास्टिक में सूखा कचरा। आगे चलकर ऐसा भी होगा इलेक्ट्रॉनिक कचरा के लिए अलग बैग होगा, है ना। फिर अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कचरा डालते समय जो लोग जमा होते एक साथ, तो औरतें, वो लोग स्पेस देते एक दूसरे को, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होता है। फिर आजकल के बच्चे लोग को रिसर्च करवाया जा रहा है कि और कैसे इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि कचरा, मैंने बताया था दिल्ली में एक जगह है जहाँ पे ताजमहल का जो हाइट है उससे बड़ा, तो उस जगह पे कचरा का ढीक जमा हुआ है, उसके आजू बाजू एरिया में गंदी बास और लोगों को बीमारियां होती है। तो स्टूडेंट्स लोग स्टडी करते हैं कि उस कचरे को कंपोस्ट में या कैसे कन्वर्ट किया जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सके, ठीक है। उसी तर्ज पर बच्चे लोग एक आइडिया लगाते हैं, नासिक का कचरा, जो बिल्होड़ी करके एक जगह है, अंबड़ के आगे, सड़कों के आगे अंबड़ है, उसके आगे जहाँ पे सारा कचरा पहुंचता है, वहां पे कचरे का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करके एक ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है कि इस कचरे को या तो हीट या पावर या फ्यूल इसमें कन्वर्ट किया जा सके, इसका ऑब्जेक्टिव म्युनिसिपैलिटी बनाता है, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से स्टोरी है घंटा गाड़ी। तुम अपने हिसाब से, तुमको कोई करेक्ट स्टोरी लगता है, ये स्टोरी को मॉडिफाई या यही करेक्ट लगता है तो इसको इम्प्लीमेंट कर दो, तुम्हारे पर फ्लेक्सिबल है, फ्रीडम है।
प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया? एफ.डब्ल्यू. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर का इंट्रोडक्शन। तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसमें तुम याद है ना, मैंने बताया था हेनरी फेयोल का ए इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बी इसको सी कर देना, तो क्या होगा, लर्निंग इजी हो जाएगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर अमेरिकन साइंटिस्ट है, ऐसे बोल सकते हैं। पहले वर्कर का नौकरी किया, फिर फोरमैन, और फिर मैनेजमेंट साइंटिस्ट बने। उन्होंने 1911 को फेमस बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये रट्टा मारना पड़ेगा तुमको डेफिनेशन, करेक्ट। नाउ टेलर ने प्रिंसिपल दिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में साइंस लाओ, नॉट रूल ऑफ थंब मतलब पहले जैसे होता था अंधाधुंध प्रोडक्शन करना, वैसे नहीं, साइंस लाओ। हार्मनी, पीसफुल माहौल होना चाहिए कंपनी में। फिर क्या था, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का पॉइंट क्या था, एक मिनट, मुझे भी मेंटल रिवॉल्यूशन का एक बार पॉइंट देखना होगा, इसको मैं एक सेकंड रुक जाओ। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब एटीट्यूड चेंज की बात कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट है और वर्कर्स दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। मैंने तुमको बताया था कि कभी कभार भेदभाव होता है, वर्कर्स नाराज हो जाते हैं, पगार कम है और काम ज्यादा कराया जा रहा है, ठीक है ना, बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। टेलर का मानना था नहीं, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। फिर नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। मैंने तुमको बताया था मार्केटिंग के लिए एमबीए को चुनो, अकाउंट्स के लिए सीए को चुनो, प्रोडक्शन के लिए इंजीनियर को चुनो, ठीक है ना। ऐसा जो जो जिस फील्ड में सही है उनको सिलेक्ट करो। और मैंने एरोस्टेस का एग्जांपल दिया था, उनको 8 महीने का ट्रेनिंग रहता है, ठीक है ना। तो साइंटिफिक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स किया जाए। फिर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बताया था मैनेजमेंट शुड थिंक, वर्कर्स शुड डू, दोनों का डिसीजन मेकिंग अलग कर दिया था। और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, इसके बारे में बात किया था कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। उसका मानना था प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम करो। इसके लिए एक सूरी बनाया था, साइंस प्रैक्टिकल एंड आइंस्टाइन। टीचर बोलती है कि मैं साइंस का प्रैक्टिकल रख रही हूँ, ठीक है, बच्चे लोग जाते हैं क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर टीचर हारमोनियम पे मतलब थंब से पॉइंट आउट करती है कि क्लासरूम में साइंस का एक्सपेरिमेंट के लिए प्रैक्टिकल रूम में जाओ, थंब से पॉइंट आउट करती है। फिर जैसे प्रैक्टिकल रूम में बच्चे जाते हैं, उस रूम के बाद टीचर हारमोनियम प्ले करती है, हारमोनी। फिर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में घड़ी का रेवोल्यूशन स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिर टीचर प्रैक्टिकल हो जाता है, टीचर आती है, बोलती है मैं तुमको साइंटिफिकली सेलेक्ट करूंगी फिजिक्स ओलंपियाड के लिए। उतने में आइंस्टाइन आते हैं और बोलते हैं कि जिनको तुमने सेलेक्ट किया उसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जवाबदारी मेरी। फिर बोलते हैं डिवाइड करो बच्चों को ए और बी रूम में, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन फिर बोलते हैं रुको, तुमको ट्रेनिंग देने से पहले जो एम्प्लॉयर है स्कूल और एम्प्लॉय जो टीचर्स है, उनका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए पहले उनका ट्रेनिंग जरूरी है, ये आइंस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तुम वापस से ए बी, मैंने तुमको बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेथड, ये ए बी सी डी होगा। ए क्या था, जो पहला क्वेश्चन था ना, ये मतलब तुम इसमें क्या करोगे, ये जो ए और बी है वो लिखोगे, और फिर तुम्हारा सी और डी आएगा इसमें, ठीक है। सो इस प्रकार से तुम जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच करोगे, ठीक है। अब टेक्निक में उन्होंने क्या दिया था, वर्क स्टडी। मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि तुम्हारा बुक शेल्फ में बुक है, तुम उठोगे, जाओगे, कांच को शिफ्ट करोगे, बुक निकालोगे, कांच बंद करोगे, वापस आओगे, बैठोगे, हर चीज को बॉडी के मोशन है, हर चीज को टाइम है, काम करने का एक मेथड है। फिर कुछ समय बाद फटीग आता है, थकान। इस चारों को वर्क स्टडी बोलते हैं। क्यों इसका स्टडी जरूरी है, ताकि काम को, कंपनी को बेस्ट आउटपुट लाना है, बेस्ट क्वालिटी और मैक्सिमम आउटपुट लाना है, तो वर्कर का काम करने का तरीका देखना पड़ेगा। और वो तरीके को, जैसे कुछ काम को नासिक में आज से नासिक टू मुंबई, मेरे टाइम में मैं बात कर रहा हूँ 25 से 30 साल पहले, शायद तुम्हारा जन्म पहले नहीं हुआ था। हमको जाना पड़ता था कसारा घाट, गोल घूम के जाना पड़ता था, तो मुंबई पहुंचने को 5.5-6 घंटे, शाम को गए तो 6 घंटे, और सवेरे अर्ली मॉर्निंग जहाँ ट्रैफिक कम है तो 5 घंटे, 5.5 घंटे लगते थे। अभी कैसे उन्होंने पहाड़ को काट के एक स्ट्रेट रास्ता कर दिया, अभी 2.5 घंटे में जा सकते हैं।
सो उन्होंने स्टडी किया और बोला कि बेस्ट तरीका क्या है, पहाड़ को काट के स्ट्रेट कर लिया जाए। तो वर्क स्टडी से उनका मानना था कि बॉडी के मोशंस काम करने के लिए कैसे कम किए जा सके, जिससे काम करने का मेथड कम से कम टाइम में किया जा सके। टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट भी कम लगेगा, थकान भी कम होगा, जिससे आउटपुट मैक्सिमम आएगा। सो ये टेक्निक उन्होंने दिया जिसको वर्क स्टडी बोलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, मैंने बताया था तुमको कि हर चीज में उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन लाया। मशीन स्टैंडर्ड होना चाहिए, रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड, काम स्टैंडर्ड, जिससे एक लेवल ऑफ आउटपुट हर बार सेम आएगा। फंक्शनल फोरमैनशिप मैंने बताया था तुमको ड्राइंग का, जिसमें एक ड्राइंग इंटरनेट में तुमको एक साइट में बताया था, जिसमें जॉब क्लर्क अलग, टाइम क्लर्क अलग, अटेंडेंस क्लर्क अलग, फिर क्लीनिंग क्लर्क अलग, प्लानिंग क्लर्क अलग, हर चीज के लिए थिंकिंग और डूइंग के लिए अलग लोग, और हर जगह पे तुम अटेंडेंस के लिए अलग आदमी, तुम्हारा जॉब कार्ड देने वाला अलग, टाइम रिकॉर्डिंग अलग, ठीक है ना, तो पगार देने वाला अलग, हर चीज में अलग आदमी को उससे रख दिया ताकि स्पेशलाइजेशन है। फंक्शन तो बहुत बढ़िया है, काम बढ़िया होगा, लेकिन इसमें खर्चा बढ़ता है कंपनी का। साइंटिफिक टास्क सेटिंग, जैसे कि हर रोज का आउटपुट तुम सेट करो। बेस्ट स्टैंडर्ड क्या है, 100 पेन बनाने का, और 100 पेन का पगार भी तय करो, ठीक है ना, उस प्रकार से उन्होंने ये तय किया था। इधर साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी बताया था, जो जिसके लिए क्वालिफाइड है उसको क्वालिफिकेशन के और एक्सपीरियंस के हिसाब से अपॉइंट करो, उसको ट्रेनिंग दो, और फिर पीस के हिसाब से पकड़ दो। पीस मतलब एक पेन मतलब एक पीस हुआ। तो उन्होंने तय किया था जो 83 से 100% तक आउटपुट लाता है उसको 100 रुपया दो, जो 100% लाता है उसको 120 दो, जो 110 लाख जितना 100 और 120 के अंदर लाता है उसको 133 रुपया दो। तो उसने डिफरेंशियल पीस रेट प्लान के हिसाब से पगार तय किया। और दूसरे भी टेक्निक्स थे जो उन्होंने लाए, जो पूरे बुक में मौजूद है, करेक्ट। तो इसका स्टोरी मैंने बताया था, मैप ऑफ इंडिया, ये मैप है। नॉर्थ इंडिया टाइम के पंक्चुअल रहते हैं, साउथ इंडिया का मेथड अच्छा है काम करने का, वेस्ट इंडिया हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, ईस्ट इंडिया में बारिश की वजह से काम का लोड ज्यादा रहता है तो फटीक ज्यादा रहता है, सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में मैंने क्या बताया था कि नमकीन का स्टैंडर्डाइजेशन है, बहुत फेमस है। और बिकॉज पूरे इकोनॉमी अपना देश महाराष्ट्र के हिसाब से चलता है, फंक्शन भारत में पूरे इकोनॉमी का फंक्शन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, नासिक में साइंटिफिक तरीके से ग्रेप्स को, ये तुम्हारा व्हाइट वाइन बोलते हैं, भले कलर ग्रीन है, इसको व्हाइट वाइन, इसको रेड वाइन बोलेंगे, ब्लैक वाइन सुना नहीं मैंने, होता है कि नहीं। फिर महाबलेश्वर में साइंटिफिक तरीके से स्ट्रॉबेरीज निकाला जाता है, फिर लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे स्ट्रॉबेरी केक बनाना है। उसके बाद नागपुर में पीस के हिसाब से ऑरेंजेस बेचते हैं, किलो के हिसाब से नहीं। और फिर महाराष्ट्र में बाकी टेक्निक, जैसे कोल्हापुर में शुगर केन ये सब निकलता है। गोवा वो मानते अलग है स्टेट, तो गोवा में काजू बहुत फेमस है ना। तो इस प्रकार से तुम्हारे ये खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है? ये अपना पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ये रहा तुम्हारा चैप्टर के 5 क्वेश्चंस। किसी को कुछ सवाल? बाल भारती ऑब्जेक्टिव्स ये आखिरी वीडियो होगा, इसके ठीक बाद वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये खत्म होता है।